नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पंकज प्ले में। दोस्तों, इस चैनल में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, माइंड बॉगलिंग और दिल को छू जाने वाली मूवीज़ के बारे में। और अगर आप भी ऐसी ही फिल्मों की कहानियों के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, परफ्यूम द स्टोरी ऑफ द मर्डरर 2006 में आई एक मास्टरपीस मूवी थी, जो पैट्रिक शशकिन द्वारा लिखित नोवेल पर कुछ तौर पर आधारित थी और जिसे डायरेक्ट किया था टॉम टाइकर ने, जिन्होंने खुद इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया था। दोस्तों, फिल्म की कहानी शुरू होती है एक जेल से, जिसके अंदर एक कैदी को बेड़ियों में जकड़ा दिखाया गया है और फिर जेल के सिपाही वहां आकर जेल खोलते हैं और उस कैदी को घसीटते हुए जेल के ऊपर एक बालकनी में ले जाते हैं, जहां बाहर उस शहर के लोग जोर जोर से चीखते चिल्लाते नजर आते हैं। लोग गुस्से से उस कैदी को देखकर कातिल, खूनी, दरिंदा चिल्लाते हुए नजर आते हैं और बेकाबू भीड़ को देख जेलर एक गार्ड को कोर्ट द्वारा दिया गया सजा का ऐलान पढ़ने को कहता है। गार्ड भीड़ के सामने कहता है कि कोर्ट ने 2 दिन बाद उस कैदी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन फांसी से पहले एक जल्लाद द्वारा उसके हाथ पैर एक सूली पर बांधकर पूरे शहर के सामने तोड़े जाएंगे। और ये सुन लोग खुशी से झूम उठते हैं। अब आखिर ये कैदी कौन था और उसे ऐसी भयानक सजा क्यों मिली थी? उसने आखिर ऐसा क्या किया था? इन्हीं सब सवालों की गुत्थी सुलझाने के लिए फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम उस दौर के शहर पेरिस की फिश मार्केट को देखते हैं, जो शहर की सबसे बदबूदार जगह थी, जहां लोग मछली और मीट बेचकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब हम देखते हैं कि एक मछली बेचने वाली गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा उठती है और वो मछली रखने वाले बेंच के नीचे एक शिशु को जन्म देती है और उसे लाश से हटाकर साइड कर देती है। दरअसल उस महिला की पिछली 4 संतानें मरी पैदा हुई थी और हर बार उन्हें ऐसे ही बेंच के नीचे जन्म देकर शाम को सड़ी गली मछलियों की गंदगी के साथ नदी में फेंक देती थी। लेकिन इस बार उसने जीवित बच्चे को जन्म दिया था, जो वहां पड़ी बदबूदार गंदगी को सूंघता है और रो पड़ता है, जिसे सुन वहां के खड़े लोग उस पर ध्यान देते हैं और उसे ऐसी गंदगी में अकेला पड़ा देख लोग उसकी माँ को उसका दोषी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये बच्चा वही कैदी है जिसे सजा सुनाई गई थी और जिसका नाम था जॉन बैप्टिस्ट ग्रैनोई, जिसका जन्म 2 चीजों के साथ हुआ था। पहली, उसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन नाक थी, जिससे वो कुछ भी और कहीं से भी सूंघ सकता था। और दूसरी, जब भी कोई शख्स उसका फायदा उठाता या उसे अपनी जिंदगी से दूर करता तो उस शख्स की किसी कारणवश मौत हो जाती थी, जैसे कि उसकी माँ की, जो जन्म देते ही उसे दूर कर देती है। नतीजा, उसे कोर्ट द्वारा फांसी की सजा दी जाती है और जॉन को मैडम गेलार्ड के अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है, जो सिर्फ पैसों के लिए बच्चों को पालती थी। लेकिन अनाथ आश्रम में अपनी जगह छिन जाने के डर से वहां के कुछ बच्चे जॉन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेलार्ड बीच में आकर उसे बचा लेती है और उन बच्चों को छड़ी से मारती है। और अनाथ आश्रम के ऐसे हालातों के बीच जॉन 5 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीख पाता, लेकिन उसकी चीजों को सूंघने की शक्ति उसकी उम्र के साथ हर साल बढ़ती जाती है। अब 13 साल की उम्र में आश्रम में जगह न होने के कारण गेलार्ड उसे एक जानवरों की खाल के व्यापारी ग्रिमल को बेच देती है। और जैसे ही जॉन गेलार्ड की जिंदगी से जाता है, कुछ चोर गेलार्ड को मारकर उसके पैसे चुरा लेते हैं। ग्रिमल अगले 5 सालों तक जॉन से जानवरों की तरह काम करवाता है और उसकी काम के प्रति लगन देख एक दिन वो उसे शहर ले जाता है, जहां जॉन पहली बार बदबूदार दुनिया के परे अलग अलग खुशबुओं से रूबरू होता है। जॉन सामान छोड़ने के बाद एक दुकान से आ रही महक की तरफ आकर्षित होता है, जो कि दरअसल परफ्यूम शॉप से आ रही होती है, जहां वो दुकानदार को एक परफ्यूम की बोतल के साथ देखता है, जो शहर का मशहूर परफ्यूम आमोर एंड साइकी था। लेकिन उस परफ्यूम की खुशबू के बीच उसे एक और अद्भुत महक का एहसास होता है। वो उस महक का दीवानों की तरह पीछा करता है, जो कि एक निहायती खूबसूरत फल बेचने वाली लड़की से आ रही थी। वो इस एहसास को समझ नहीं पाता और उस लड़की के करीब जाता है, जिसे देख लड़की घबरा जाती है, लेकिन उसे कोई गरीब भूखा समझकर उसे फल देती है। वो उसकी महक से आकर्षित होकर उसके हाथ को पकड़कर सूंघता है, जिससे लड़की डर कर भाग जाती है। लेकिन अपनी उम्र के साथ बढ़ती हुई सूंघने की एबिलिटी से वो एक बार फिर उसे ढूंढ लेता है और चुपके से उसके पीछे जाकर बैठ जाता है। अब लड़की को उसकी मौजूदगी का एहसास होता है
और वो डर के मारे जैसे ही चिल्लाने लगती है तो जॉन उसका मुंह दबा देता है और वहां खड़े लोगों और पकड़े जाने के डर से दबाए रखता है। लेकिन लोगों को जाते देख जैसे ही वो लड़की के मुंह से हाथ हटाता है तो लड़की मर चुकी होती है और उसके शरीर की महक धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जिसे देख जॉन निराश हो जाता है और समझ नहीं पाता आखिर खुशबू गई कहाँ। अब कहानी में एक और किरदार आता है जिसका नाम है जिसेपी बाल्डिनी, जो कि कभी पेरिस का फेमस परफ्यूमर हुआ करता था, लेकिन शहर में आए नए परफ्यूमर्स के बाद उसका धंधा मंदा हो चुका था, जिसके कारण वो दूसरे परफ्यूमर्स के फॉर्मूला चोरी करता था। और इस बार वो मशहूर आमोर एंड साइकी का फॉर्मूला चाहता है लेकिन असफल रहता है। और उसी शाम जॉन बकरी की खाल की डिलीवरी देने बाल्दिनी की दुकान में जाता है और वहां पड़े तरह तरह के परफ्यूम देखता है। वो बाल्दिनी के शरीर से आ रही आमोर एंड साइकी की महक को सूंघ कर कहता है कि वो उसके लिए वैसा परफ्यूम बना सकता है, जिसे सुन बाल्दिनी उसे नौसिखिया बताते हुए उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन जॉन उसे अपने सूंघने की एबिलिटी बताता है और उसे एक मौका देने के लिए कहता है। बाल्दिनी राजी हो जाता है और जॉन वहां पड़े तरह तरह के परफ्यूम और अपनी एबिलिटी से परफ्यूम बनाकर बाल्दिनी को देता है, जिसे सूंघ उसे आमोर एंड साइकी की खुशबू आती है और वो उसके इस टैलेंट से हैरान हो जाता है। लेकिन जॉन कहता है कि वो इससे भी बढ़िया परफ्यूम बना सकता है और अपने बनाए हुए उस परफ्यूम में कुछ नए परफ्यूम ऑयल्स डालता है और बाल्दिनी को देता है, जिसे सूंघ बाल्दिनी को बचपन के पहले प्यार की यादें ताज़ा हो जाती हैं। यानी उसके पास आमोर एंड साइकी से भी बढ़िया फॉर्मूला आ चुका था और जॉन जैसे हीरे को वो ग्रिमल से खरीद लेता है। नतीजा ग्रिमल की उसी रात शराब के नशे में नदी में गिरकर मौत हो जाती है। अब जॉन की बदौलत बाल्दिनी और उसके परफ्यूम्स पूरे पेरिस में मशहूर हो जाते हैं और वो जॉन को अपने परफ्यूम बनाने के तरीके सिखाता है। वो उसे कहता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं, जिसे हेड, हार्ट और बेस कहते हैं, और हर एक सेट की 4 अलग अलग खुशबुओं की बॉटल्स होती हैं, यानी टोटल 12 बॉटल्स, और इन सभी 12 खुशबुओं को मिलाकर एक परफ्यूम तैयार होता है। बाल्दिनी कहता है पुराने सदी के इजिप्ट वासी ये मानते थे कि एक बेहतरीन परफ्यूम 13 तरह की खुशबुओं से मिलकर बनता है, और ऐसे ही परफ्यूम के कनस्तर की खोज इजिप्ट में हुई थी, और जब वो खुला तो एक पल के लिए मानो पूरी दुनिया जन्नत में तब्दील हो गई थी। साथ ही वो बताता है कि 12 खुशबुओं को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन अगर कोई 13वीं खुशबू को बना ले तो दुनिया का कोई भी शख्स उस परफ्यूम का तोड़ नहीं निकाल सकता। ये बात जॉन के दिल में घात कर जाती है और उसका परफ्यूम बनाने के लिए जज्बा और भी बढ़ जाता है। वो बाल्दिनी से खुशबू को हमेशा बरकरार रखने का तरीका सिखाने को कहता है और बदले में दुनिया का सबसे बेहतरीन फार्मूला देने का वादा करता है। और बाल्दिनी उसे 10,000 गुलाब के फूलों की महक को अपनी डिजाइन की गई मशीन में डिस्टिल मेथड द्वारा एक बॉटल में डालने का तरीका बताता है, जिसे खुद उसने पेरिस आने से पहले एक शहर ग्रास में सीखा था। अब एक दिन बाल्दिनी शोर सुनकर उठता है और जॉन को रोते हुए देखता है। बाल्दिनी के पूछने पर जॉन उस पर झूठा होने का इल्जाम लगाता है और कहता है कि उसके तरीके से कांच, लोहे जैसी चीजों की खुशबू को वो बोतल में कैद न कर सका। और बाल्दिनी मशीन में अपनी मरी हुई बिल्ली को देख आग बबूला हो जाता है और कहता है कि वो बिल्ली तो क्या, उसकी और अपनी खुशबू भी बोतल में नहीं निकाल सकता, जिसे सुन जॉन बेहोश हो जाता है और बीमार हो जाता है। अब बाल्दिनी उसके बीमार हो जाने से परेशान हो जाता है और उसे अपनी शोहरत जाती हुई दिखती है कि अचानक तभी जॉन अधमरी हालत में उससे डिस्टिल मेथड के अलावा कोई और तरीका होने के बारे में पूछता है, जिसे सुन बाल्दिनी उसे जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के मेथड के बारे में बताता है और इसकी पूरी जानकारी न होने के कारण उसे ग्रास जाने की सलाह देता है और बदले में उससे 1000 नए परफ्यूम के फॉर्मूलाज लेता है। बाल्दिनी उसे एक डॉक्यूमेंट देकर वहां से अलविदा करता है, जिसकी बदौलत वो ग्रास में दाखिल होने के साथ वहां काम भी सीख पाएगा। और जॉन के जाते ही उसका घर टूट जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ग्रास जाते हुए जॉन को पहली बार आजादी का एहसास होता है। अब वो किसी का गुलाम नहीं था और एक ऐसा आजाद पंछी था जो अपनी उड़ान खुद तय कर सकता था। उसे ग्रास जाने के 2 रास्ते दिखते हैं, एक जो गांव से होकर जाता था और दूसरा पहाड़ों से होता हुआ, और अभी अभी मिली आजादी का मजा लेने के लिए वो पहाड़ों से जाना चुनता है। रास्ते में उसे एक एकांत गुफा मिलती है, जिसे वो अपना ठिकाना बनाता है। वो वहां सुकून भरी नींद लेता है और कई दिन वहां गुजारता है। लेकिन एक दिन उसे फलों वाली लड़की का सपना आता है,
जहां वो लड़की उसे अनदेखा कर देती है। वो घबराकर उठ जाता है और अपने बदन को सूंघने लगता है, लेकिन उसे कोई खुशबू नहीं आती और बाहर हो रही बारिश में जाकर नहाता है। तब उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी कोई खुशबू नहीं है, यानी उसका अपना कोई वजूद नहीं है, और शायद इसी कारण वो आज तक अपनी जिंदगी में सभी लोगों द्वारा सताया गया था। और अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वो ग्रास को रवाना हो जाता है और ये संकल्प करता है कि वो खुद की पहचान बना के इतिहास रचेगा। और तभी रास्ते में उसे अचानक वही महक आती है जैसी उसे फलों वाली लड़की के समय आई थी। वो देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एक घोड़ा गाड़ी से उसके सामने से निकलती है, जिसे देख वो उसका पीछा करता है और ग्रास में आ जाता है। उस लड़की की खुशबू सूंघते हुए वो एक बंगले में दाखिल होता है, जो कि दरअसल वहाँ के अमीर व्यापारी एंटोनी रिचिस का होता है। और वो खूबसूरत लड़की लौरा उसकी बेटी होती है, जो पूरे ग्रास शहर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। अब जल्द ही जॉन ग्रास में मैडम अर्नुल्फी के नीचे काम करना शुरू कर देता है, लेकिन मैडम का पति डोरॉट जॉन से ईर्ष्या रखता है और हर बात के लिए उसे प्रताड़ित करता है। जॉन उन दोनों की देखरेख में जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 तरीके सीखता है, और पहले तरीके का इस्तेमाल वो अपने साथ काम करने वाली लड़की पर करता है, जिसमें वो उस लड़की की डेड बॉडी को एक बड़े टैंक में जानवरों की चर्बी के साथ उबालता है, लेकिन उसे नाकामयाबी हासिल होती है। और दूसरे तरीके के लिए वो एक तवायफ को चुनता है, जिसमें वो जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल एक कपड़े के लेप के जरिए करता है। लेकिन वो तवायफ घबरा जाती है और जाने लगती है, लेकिन जॉन उसे मार देता है और उसके बाल काटकर उसकी डेड बॉडी को लेप लगाकर कपड़े में लपेटता है, और फिर उस कपड़े से चर्बी निकालकर बाल्दीनी के सिखाए डिस्टिल मेथड से खुशबू निकालने में सफल हो जाता है, जिसे वो तवायफ के पालतू कुत्ते पर इस्तेमाल करके चेक भी करता है। और इस तरह एक लेजेंड और एक कातिल का जन्म होता है। अब वो अपने सपने को पूरा करने के लिए बाल्दीनी द्वारा बताई गई 13 बोतल्स का सेट तैयार करता है, यानी हर बोतल के लिए एक कत्ल। अब एक दिन लोरा की जन्मदिन पार्टी में सभी लड़के और लड़कियां लुका छुपी का खेल खेलते हैं, जहां जॉन भी आ जाता है और मौका पाकर लोरा पर हमला करता है, लेकिन वो बच निकलती है। लेकिन पार्टी से 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती हैं और हम देखते हैं कि जॉन उन दोनों लड़कियों को मारकर अपने सेट की पहली 2 बोतल्स तैयार करता है, और लोगों को उन दोनों की लाशें शहर के पुल के नीचे पानी में तैरती दिखती हैं, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। और इसके बाद पूरे शहर में लड़कियों की मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है, और डर के मारे लोग अपने घरों की औरतों और बेटियों को बचाने के लिए घरों के बाहर ताले लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जॉन एक एक कर 12 बोतल्स का सेट तैयार कर लेता है और उन्हें एक बड़ी बोतल में मिला देता है। अब परफेक्ट परफ्यूम बनाने के लिए उसे एक आखिरी बोतल की जरूरत है, यानी लौरा का कत्ल। वहीं रिचिस इस घटना से डरकर शहर की सभा में कहता है कि जितनी भी लड़कियों की मौत हुई है वो सब कुंवारी थी और उनकी बॉडी पर कोई जोर जबरदस्ती का निशान भी नहीं था, यानी उस कातिल ने उन लड़कियों को किसी खास वजह से मारा था। लेकिन सभा उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए शहर के चर्च के पास मदद के लिए जाते हैं, जहां चर्च के फादर उस कातिल का बहिष्कार करने का आदेश देते हैं। लेकिन वहां एक खबरी आकर लोगों को उस कातिल के पकड़े जाने की खबर सुनाता है, जिसे सुन पूरा शहर जश्न में डूब जाता है। रिचिस को इस खबर पर यकीन नहीं होता और वो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए चिंतित हो जाता है। वो ग्रास छोड़ने का फैसला करता है और अगले दिन अपने साजो सामान और बेटी लौरा के साथ शहर से रवाना हो जाता है। जॉन शहर से जाती लौरा की खुशबू को महसूस करता है और उनका पीछा करता है और अपनी एबिलिटी से रिचिस और लौरा को ढूंढ लेता है। वहीं दूसरी ओर तवायफ का कुत्ता अपनी मालकिन के कपड़े और बालों को जॉन के कमरे के नीचे से निकालता है, जिसे दुरौट देख लेता है और पुलिस द्वारा छानबीन करने पर उसके कमरे में बाकी 12 लड़कियों के कपड़े और बाल भी मिल जाते हैं। रिचिस अपनी बेटी लौरा के साथ एक होटल में रात बिताने के लिए रुकता है, जहां वो लौरा के कमरे की चाबी अपने पास रखकर सो जाता है। लेकिन जॉन रात का फायदा उठाकर रिचिस के कमरे से चाबी उठा लेता है और लौरा के कमरे में दाखिल हो जाता है। अब अगली सुबह रिचिस जैसे ही कमरे में जाता है तो अपनी बेटी लौरा की लाश देख बिलख बिलख कर रोता है। आखिरकार जॉन इतिहास रच देता है, यानी वो 13वीं बोतल बना लेता है और उसे अपनी फाइनल बोतल में मिला देता है। लेकिन तभी अचानक वहां पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और कहानी 2 दिन बाद होने वाली सजा से शुरू होती है, जहां दूर दूर से लोग एक हत्यारे की मौत देखने के लिए ग्रास शहर आते हैं
और जेल में बंद जॉन को लेने जेलर और सिपाही आते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलते हैं तो जॉन मौका पाकर परफ्यूम का ढक्कन खोल देता है। वहीं दूसरी ओर शहर की भीड़ और जल्लाद जॉन का इंतजार करते दिखते हैं कि अचानक एक घोड़ा गाड़ी वहां आती है, जिसके अंदर से राजकुमार की तरह जॉन उतरता है और जल्लाद की तरफ बढ़ता है, जिसे देख जल्लाद अपने पैरों पर गिर जाता है और रोते हुए जॉन को निर्दोष बताता है। अब जॉन परफ्यूम को एक रुमाल पर लगाता है और हवा में लहराता है, जिससे मदहोश होकर वहां खड़े सभी लोगों को जन्नत का एहसास होता है और वो सब उसे फरिश्ता कहते हैं। लोगों में पहली बार उसके प्रति आदर और सम्मान देखकर वो अहंकार से भर जाता है और खुद को एक मसीहा समझने लगता है और अपने रुमाल को लोगों के बीच फेंक देता है। और कुछ ही पल में वहां खड़े लोग, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, काला गोरा, सब भुलाकर एक दूसरे से प्यार करने में लग जाते हैं। और अपने सामने ये सब देख जॉन को पहली बार सच्चा प्यार क्या होता है पता चलता है, जिसे देख वो उस फलों वाली लड़की को याद करता है और सोचता है कि काश अगर वो उस लड़की को भी ऐसे प्यार करता तो शायद वो उस लड़की और उसकी महक को सदा के लिए अपना बना लेता। वो ये सब सोचकर दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी रिचिस तलवार लेकर जॉन को मारने के लिए आता है और जॉन भी उसके सामने मौत के लिए हाथ फैलाता है, लेकिन उसकी महक के आगे वो भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाता और अपने पैरों पर गिरकर उससे माफी मांगता है। जॉन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो शहर से रवाना हो जाता है। कुछ घंटों बाद शहर के लोगों से परफ्यूम का असर कम होता है और सब खुद को आपत्तिजनक हालत में देखते हैं और शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। उसी दिन शहर की सभा लड़कियों के कत्ल के लिए दुरौट को दोषी मानती है, क्योंकि लड़कियों के बाल और कपड़े उसके घर के पीछे पाए गए थे। और पुलिस की 14 घंटे की यातनाओं के बाद वो ये गुनाह कबूल भी कर लेता है। नतीजा उसे फांसी देकर मार दिया जाता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि जॉन अपने जन्म स्थान उस बदबूदार मछली बाजार में पहुंचता है, जहां वो अपनी जेब से परफ्यूम की बोतल निकालता है और अपने सर पर उड़ेल लेता है, जिसकी महक से मोहित होकर वहां बैठे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो उठते हैं और महक के नशे में एक एक कर उस पर झपट पड़ते हैं। वो जॉन का एक एक अंग नोच डालते हैं और कुछ ही देर में जॉन का दुनिया से नामो निशान मिट जाता है। अब अगली सुबह फिर मछली बाजार लगता है और वहां पड़ी परफ्यूम की बोतल से एक आखिरी बूंद टपकती है और फिल्म खत्म हो जाती है। अब सवाल उठता है कि जॉन ने ऐसा क्यों किया और उस आखिरी बूंद का क्या मतलब था। तो दोस्तों, जॉन के पास इतना परफ्यूम था कि वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सकता था। दुनिया के किसी भी राजा को अपने आगे नौकर बना सकता था, यानी अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया का अगला खुदा बन सकता था। लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो दोस्तों, दरअसल वो ये जान चुका था कि वो परफ्यूम की बदौलत दुनिया पर हुकूमत तो कर सकता था, लेकिन पूरी जिंदगी ना तो किसी का सच्चा प्यार पा सकता था और ना ही किसी को प्यार दे सकता था, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी ऐसे लोगों के बीच गुजरी थी जहां उसने प्यार क्या होता है कभी सीखा ही नहीं था। उसने अपनी एबिलिटी से दुनिया में इतिहास तो रच दिया था, लेकिन उसी दुनिया की सबसे अनमोल चीज प्यार से वंचित रह गया था। वो एक ऐसा सिकंदर था जिसने अपने दम पर पूरी दुनिया तो जीत ली, लेकिन आया भी खाली हाथ और गया भी खाली हाथ। और फिल्म के अंत में बोतल की आखिरी बूंद पेरिस शहर की धरती पर गिरती है, जिसे आज सिटी ऑफ लव एंड रोमांस से जाना जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी कोई विचार या सवाल हैं इस मूवी को लेकर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा काम कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे काम से खुश हैं तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल हैं। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त और हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।